हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को क्या क्या कंप्लीट किया है और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण करना। तो आप लोग को वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं ना, पदार्थ किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे पृथक्करण क्या होता है। तो पदार्थ वो सभी वस्तुएं होती है जो स्थान घेरती है तथा उनका द्रव्यमान तथा आयतन हो, वैसी सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, लकड़ी, जल, तेल इत्यादि। तो पदार्थ वे सारी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हो तथा उनका द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पृथक्करण का। तो पृथक्करण करना मतलब अलग करना, यानी किसी मिश्रण से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जिसमें कुछ हानिकारक अवयव यानी पदार्थ मिले होते हैं और कुछ यूजफुल पदार्थ मिले होते हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हानिकारक अवयव होते हैं जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस हानिकारक अवयव को अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने समझा पदार्थ किसे कहते हैं और पृथक्करण किसे कहते हैं, यानी अलग करना ही क्या है, पृथक्करण कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि चाय से चाय पत्ती को अलग किया जा रहा है, चाय से चाय पत्ती को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, यानी चाय से छलनी के मदद से चाय पत्ती को अलग किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक पृथक्करण है। और दूसरा चित्र में देख लेते हैं, दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकालना, यानी जो दूध है इस हंडी के अंदर में उसको मंथन करके इससे क्या निकालना, मक्खन निकालना। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे सभी लोगों ने पोहे खाए होंगे, सुबह सुबह नाश्ते में पोहे खाए होंगे। तो पोहे में जो है बहुत से सारे मिर्च मिले होते हैं और भी कुछ ऐसे अवयव मिले होते हैं, कंपोनेंट मिले होते हैं जो हम लोग नहीं खाते, उसको हाथों से चुन के अलग निकाल देते हैं। ठीक है। पोहे से क्या करते हैं, जो मिर्ची होती है उसे हम लोग अलग कर देते हैं। तो अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पृथक्करण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोहे से क्या किया जा रहा है, मिर्च को अलग किया जा रहा है। ये है पृथक्करण करना। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं उसको हमें अलग करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, पृथक्करण की हमें क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो देखो, उद्देश्य जो है पृथक्करण का वो बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, यानी जो 2 भिन्न पदार्थ होते हैं उसमें जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको अलग करना। दूसरा, अनुपयोगी अवयव जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको दूर करना। तीसरा, हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो हम पृथक्करण क्यों करते हैं, ताकि हमें शुद्ध पदार्थ मिल सके, उपयोगी पदार्थ मिल सके, और जो अनुपयोगी यानी हानिकारक अवयव है उसको हम दूर कर सके। इसलिए पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि गाँव में चावल या गेहूँ से कंकड़ निकालते हैं। तो क्या करते हैं, चावल या गेहूं से कंकड़ को अलग करते हैं। तो वही क्या है, पृथक्करण कहलाता है। अब आगे बात कर लेते हैं पृथक्करण की विधियां। कौन कौन से विधियां हैं जिसे हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करते हैं, यानी पृथक्करण की विधियां। ठीक है। तो पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं, उसी में से एक 1 बाय 1 करके सारी विधियों का डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला विधि है हस्तचयन, यानी हस्तचयन वो विधि होती है जिसमें हानिकारक अवयव को, जो अनुपयोगी अवयव हैं उसको क्या करते हैं, हाथों से यानी चून करके अलग करते हैं।
उसे हस्त चयन पृथक्करण कहते हैं, यानी हाथ से चुन करके अनुपयोगी अवयवों को अलग करना। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे कि ये जो है अपनी बीवी के डर से एक कटोरे पे यानी प्लेट पे टुकड़े को अनाज से अलग कर रहा है, यानी अनाज से जो भी टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ है, उसको क्या कर रहा है, अलग करने का काम कर रहा है। ये हाथ से चुन रहा है, तो इसी को बोलते हैं हस्त चयन विधि, यानी अनुपयोगी अवयव को, अनुपयोगी पदार्थ को एक दूसरे से अलग कर रहा है। किसके मदद से कर रहा है, हाथ के मदद से कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हस्त चयन विधि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे विधि का। दूसरा विधि जो है थ्रोसिंग विधि। ठीक है, ये सारे विधियाँ इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा हस्त चयन विधि, आज उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रोसिंग विधि। थ्रोसिंग विधि क्या होता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों को गट्टर देखे होंगे। बिल्कुल, जो गाँव से होंगे वो खेत खलिहान के बारे में जानते होंगे और देखे होंगे कि गेहूं या चावल की जो सूखी डंडी होती है उसको डंडे से पीट पीट के सूखने के बाद उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो वही अलग जो करते हैं डंडे से पीट पीट करके अनाज को, तो उस विधि को कौन सा विधि कहते हैं, थ्रोसिंग विधि कहते हैं। ठीक है, जब अनाज को क्या करते हैं, सूखने के लिए दिया जाता है धूप में, और जब वो अनाज की जो डंडी होती है वो सूख जाती है तो उसे डंडे से पीट पीट करके अनाज को अलग किया जाता है, जिसको हम लोग थ्रोसिंग बोलते हैं। ठीक है, थ्रोसिंग विधि। आजकल तो थ्रोसिंग विधि जो है, थ्रोसिंग मशीन भी आ गई है अनाज को अलग करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूखे पौधों को डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रोसिंग कहते हैं। यानी जो सूखे पौधे होते हैं, सूखे पौधों की जो डंडी होती है उससे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रोसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है, यानी डंडियों को जो है डंडे से पीटकर अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रोसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कि जो थ्रोसिंग विधि होती है वो बैलों की मदद से भी किया जाता है। ठीक है, बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को इंडिया से डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रोसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। और जो अत्यधिक मात्रा के जो अन्य कण होते हैं, ठीक है, उसको अलग करने के लिए अब थ्रेसिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग जो होता है क्या होता है, बेसिकली डंडे से पीट करके अनाज को अलग किया जाता है, उसे हम थ्रेसिंग विधि कहते हैं। हालांकि अब थ्रेसिंग मशीन आ गई है अनाजों को अलग करने के लिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, बैलों की मदद से थ्रेसिंग की जाती थी, यानी अनाज जैसे चावल गेहूं को अलग किया जाता था। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि अनाज को, गेहूं को क्या क्या रहा है, सूखने के बाद उसे पीट पीट करके अलग किया जा रहा है। तो इसी विधि को थ्रेसिंग विधि कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे विधि का, यानी तीसरा जो विधि है वो है निष्पावन विधि। तीसरा क्या है, निष्पावन विधि। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं निष्पावन विधि क्या होता है। जब गाँव में होते हैं तो जो चावल या गेहूं होते हैं उसमें बहुत सारे भूसा, कंकड़ और भी हानिकारक अवयव मिले होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, एक ऊंची जगह पे चढ़ करके, ठीक है, ऊंची जगह पे चढ़ करके हवा की दिशा में उस अनाज को गिराया जाता है, और उस अनाज में जो भी अवयव मिले होते हैं हवा की ओर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। यानी जो अवयव हल्का होते हैं वो हवा के साथ क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। और जो भारी अवयव होते हैं, जैसे अनाज, गेहूं, वो क्या होते हैं, एक जगह पे एकत्रित हो जाते हैं। और जो भूसा होता है, हल्का अवयव होते हैं, वो हवा के साथ अलग हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। निष्पावन विधि द्वारा अनाज को
अनाज में जो भी अवयव मिले हैं उसको अलग किया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं कि हवा की दिशा की ओर गिराया जा रहा है एक सूप की मदद से, और जो भूसा है वो अलग हो जा रहा है, यानी जो भूसा है हल्का होने की वजह से हवा के साथ उड़ करके किसी एक दूसरे जगह पे जमा हो जाता है, और जो अनाज होता है वो भारी होने की वजह से दूसरे जगह पे गिर जाता है। इस तरीके से निष्पावन विधि द्वारा एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग किया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे विधि का। दूसरा विधि है चालन विधि। दूसरा विधि है चालन विधि। ठीक है। तो चालन विधि भी क्या है? पदार्थों का पृथक्करण करने का एक विधि है। तो जैसे जैसे कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि आटे में बहुत सारे चोकर मिले होते हैं, तो आटा से चोकर जो होता है अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो किसके मदद से करते हैं? एक चालन की मदद से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ आटा में जो अवयव मिला हुआ है, यानी जिसको हम चोकर बोल सकते हैं, उसको एक चालनी के मदद से क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? चालन विधि कहेंगे। और एक उदाहरण हम लोग अपने गांव में या डेली लाइफ में देखते होंगे कि रेत से, यानी जो बालू होता है, रेत से जो कंकड़ होते हैं और भी कुछ अशुद्धियाँ जो मिली होती हैं, उसको चालनी के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, उसको हिला करके। जो भी यूजफुल अवयव होते हैं जैसे रेत, वो नीचे बैठ जाता है, और जो भी अशुद्धि होती है इसमें रहता है, और इसको हम लोग फिर फाइनली क्या करते हैं? बाहर की ओर फेंक देते हैं। तो चालन की विधि से देख सकते हैं, दो एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि चोकर को आटे से अलग करना चालन विधि से, और रेत से जो है कंकड़ वगैरह हटाना भी चालन विधि से करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कौन सा? पदार्थों का पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ, जिसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया चालन और भी अलग अलग विधि के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। ठीक है। अवसादन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है, तथा निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन क्या होता है? तो अवसादन को समझने के लिए पहले इस चित्र की ओर देखते हैं और समझते हैं कि अवसादन क्या होता है। यानी किसी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन किसे कहते हैं? जब किसी भी मिश्रण में हम लोग जल मिलाते हैं और उसमें जो भारी अवयव होते हैं, ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या है, काला काला सा तली में नीचे बैठ गया है। तो नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को ही अवसादन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं कि जब किसी भी मिश्रण में हम लोग जल मिलाते हैं और उसमें जो भारी अवयव होते हैं वो क्या होता है? धीरे धीरे नीचे तली में बैठ जाती है, और वही बैठने के प्रक्रम को ही अवसादन कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते होंगे, यहाँ पे मिट्टी एवं जल का मिश्रण लिया गया है। मिट्टी एवं जल का मिश्रण लिया गया है, जिसमें मिट्टी के जो कण हैं भारी होने के वजह से वो धीरे धीरे इस बर्तन के तल्ली पे नीचे जमा हो गया है। तो इस जमा होने के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं निस्तारण का। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हो रहा है अवसादन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अवसादन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है निस्तारण। ठीक है। क्योंकि जो अघुलित पदार्थ है, यानी मिट्टी और जल जो यहाँ पे मिला हुआ है, जिसे हम अवसादित मिश्रण कह रहे हैं, तो इसको बिना हिलाए जल की मिट्टी सहित इसको क्या करें? दूसरे बर्तन में उड़ेल रहे हैं, यानी डाल रहे हैं। ठीक है। तो इस क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी पहले में जो मिट्टी और जल का जो मिश्रण था, इसको बिना हिलाए, ठीक है, इसको बिना हिलाए दूसरे बर्तन में डालने की प्रक्रिया को ही निस्तारण कहते हैं। ताकि इसमें क्या होता है ना
नहीं हिलाने की वजह से जो मिट्टी के कण होते हैं यहीं पे बैठे हुए रहते हैं एक जगह पे, और जो प्योर जल होता है, ठीक है, जो जल होता है वो दूसरे बर्तन में निकाला जा सकता है। और अगर हम इसको हिला देंगे तो जो मिट्टी और जल है आपस में घुल जाएंगे, तो फिर हमें शुद्ध जल नहीं मिल सकता है। तो शुद्ध जल यहाँ से निकालने के लिए इसको बिना हिलाए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निस्यंदन, यानी तीसरा जो टॉपिक था निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन मतलब फ़िल्टर करना। जैसे कि हम लोगों के घर में चाय बनता होगा, चाय बनने के बाद तो ऐसे हम लोग उसको चाय को डायरेक्ट पी नहीं जाते, उसको पहले क्या करते हैं, छन्नी के मदद से, छन्नी जो कि क्या करता है, एक फ़िल्टर का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पहले चित्र में दिखाया कि निस्यंदन कहाँ पे हो रहा है, जैसा कि आप इस वाले चित्र से समझ सकते हैं, यानी फ़िल्टर का काम करता है। निस्यंदन मतलब फ़िल्टर करना। जैसे चाय से चाय पत्ती को अलग करना। ठीक है, चाय पत्ती को चाय से क्या करना, अलग करना, ही निस्यंदन कहलाता है। और किसी जूस को, जैसे नींबू का जूस हो गया और भी किसी फलों का जूस हो गया, तो उसमें जो भी होता है अलग अवयव मिले होते हैं, उसको छन्नी के मदद से अलग करना ही क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़िल्टर हो रहा है, यानी छलनी के मदद से फ़िल्टर करने का काम किया जा रहा है, यानी चाय पत्ती को जो है चाय से अलग किया जा रहा है। तो इसी को निस्यंदन कहते हैं, यानी फ़िल्टर करना। चाहे वो चाय पत्ती को चाय से अलग करना, या तो नींबू के जूस से नींबू का जो बीज होता है उसको अलग करना। ठीक है, नींबू के जूस से नींबू के बीज को अलग करना भी क्या है, निस्यंदन का एक एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ कौन कौन सी होती है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हस्तचयन, थ्रेसिंग, उसके बाद निष्पावन, क्षालन विधि, उसके बाद अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक का बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे वाष्पन किसे कहते हैं, ठीक है, वाष्पन किसे कहते हैं, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी जब जल को हम गर्म करते हैं और जल जो है भाप बन जाता है, तो जल से भाप बनने की प्रक्रिया को, यानी जल से जो भाप बन रहा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। और वाष्पन की विधि से ही नमक तैयार किया जाता है। वाष्पन की ही विधि से क्या किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। उसको नमक कैसे तैयार होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जो समुद्र होते हैं, समुद्र का जो जल होता है उसमें जल के साथ साथ बहुत सारे लवण मिले होते हैं। तो उसको समुद्र के जल को किसी गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के बाद वो जल वाष्पन की विधि से क्या हो जाता है, वो जल भाप में बदल जाता है। और उस गड्ढे में जो जल हम लोग जमा करके रखते हैं, वो जल क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, और आखिरकार हमें क्या मिल जाता है, लवण मिल जाता है, यानी नमक मिल जाता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो जब नमक प्राप्त करने की कौन सी विधि है, वाष्पन विधि, यानी वाष्पन विधि से ही नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस चित्र में, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, यानी इस बीकर में जो है नमक और जल का मिश्रण है। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो जल होगा वो वाष्प होगा, यानी भाप बन के निकल जाएगा, और इसमें जो नमक होंगे वो यहाँ पे नमक बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें नमक मिलता है समुद्री जल से। वाष्पन विधि से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है ना, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना, यानी किसी गड्ढे में आप देख रहे हैं
कि समुद्र व पानी को क्या किया, जमा किया गया है। अब यही धूप पड़ने के वजह से ये जल जो है वाष्प बन के निकलेंगे, वाष्प बन के निकलेंगे। निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ इस गड्ढे पे क्या मिल जाएगा, हमें लवण मिल जाएगा। इसी को प्यूरिफाई करके, शुद्ध करके हमारे घरों तक नमक पहुंचाया जाता है। तो नमक किस विधि से बनता है, वो है वाष्पन विधि से। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, संतृप्त विलयन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन है कि जब उसमें किसी भी पदार्थ को हम घोलने की कोशिश करते हैं, जैसे चीनी, नमक, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अधिक से अधिक घुल जाए, उसके बाद नहीं घुल सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब जल में नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं तो घोलने के बाद काफ़ी देर के बाद नमक या चीनी का जो कुछ कण होते हैं वो घुलते नहीं हैं और इस तली पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और इस तली पे क्या होता है, बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब जो नमक है या चीनी है अब नहीं घुल सकता है, जितना घुलना था घुल लिया। वही क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे संतृप्त विलयन को समझने के लिए एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे जो इंसान होता है खाना खाता है, खाना खाने के बाद एक पूरा पेट भर खाता है, पेट भर खाना खाने के बाद वो थोड़ा सा भी खाना नहीं खा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वह खाना खाकर संतृप्त हो गया, यानी अब वो इससे ज़्यादा खाना नहीं खा सकता है। ठीक उसी तरीके से किसी भी जल में चीनी या नमक जितना घुलना था वो घुल गया, उससे ज़्यादा वो नहीं घुल सकता है, और जो कण बच गए छोटे छोटे वो जो है नीचे बैठ जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी अब इससे ज़्यादा जो है चीनी या नमक जो भी है इससे ज़्यादा जो है जल में नहीं घुल सकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने सब सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, कंप्लीट टॉपिक्स को, कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों का पृथक्करण क्या है और पृथक्करण करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अब जो प्रमुख शब्द है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट व्यू डाल लेते हैं। मंथन क्या होता है, जैसे दूध और दही से क्या करना, मक्खन निकालना, मंथन कहलाता है। संघनन, संघनन वो होता है जैसे कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के दरमियान में जब उस पर बर्तन ढकते हैं तो देखे होंगे कि जब बर्तन हटाते हैं तो बर्तन के नीचे वाले सतह पे छोटे छोटे बूंद जो होते हैं जमा हो जाते हैं, यानी जमा हो जाता है। तो भाप से जल बनना ही संघनन कहलाता है। यानी जो भाप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाप में जो कण होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जमने की वजह से वाटर में बन जाते हैं, यानी भाप से जल बनना ही क्या है, संघनन कहलाता है। निस्तारण के बारे में हम लोगों ने देखा, वाष्पन, निस्यनंदन, हस्तचयन विधि, संतृप्त विलयन, अवसादन चालन विधि से पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे कि रेत से कंकड़ हटाना, विलयन यानी सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, थ्रेसिंग, और एक लास्ट निष्पावन। जो आज का इम्पोर्टेंट सारांश है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ। तो जो हम लोग पृथक्करण की जो अलग अलग विधि पढ़े उसमें से कौन सा है, हस्तचयन है, निष्पावन है, चालन है, अवसादन है, निस्तारण है तथा निस्यंदन। ये सारे क्या है, विधि है पृथक्करण करने का। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वही निष्पावन विधि द्वारा जो हवा से क्या किया जाता है, हल्के अवयव को उड़ा दिया जाता है हवा के दिशा में। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तल्ली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है।
ठीक है, निस्तारण विधि द्वारा क्या किया जाता है, जल को पृथक किया जाता है। ये थे आज का इम्पोर्टेंट सारांश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभ्यास का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी जो खाली जगह है उसको भरना है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं ना। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण या प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कौन सा कहलाती है, निस्यनंदन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया होगी, यहाँ पे निस्यनंदन होगा। समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को हम बताएं कि जो समुद्र के जल से नमक प्राप्त करते हैं कौन सा विधि से करते हैं, वाष्पन विधि से करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वाष्पन होगा। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन या निष्पादन, तो निष्पादन कहते हैं ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, सत्य अथवा असत्य, यानी कौन सत्य है और असत्य है उसको स्टेटमेंट को सही गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का, दूध और जल के मिश्रण को निस्यनंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी दूध और जल का जो मिश्रण है उसको हम निस्यनंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। निस्यनंदन क्या होता है, फिल्टर करना जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि चाय पत्ती को चाय से अलग करना, नींबू के जूस से नींबू के बीज को अलग करना, वो क्या कहलाता है, निस्यनंदन कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल गलत है। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर खा का, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। जो नमक है और चीनी का जो मिश्रण है उसको निष्पावन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यनंदन द्वारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। फिल्टर किया जाता है छलनी के मदद से, चाय पत्ती को अलग किया जाता है चाय से। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण द्वारा किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।